स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस को बताया आसियान के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक। 3 दिन के दौरे पर मनीला रवाना। पूर्वी एशिया और भारत आसियान सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। केंद्र के उच्च स्तरीय टीम का जम्मू कश्मीर के सीमाई इलाकों का दौरा। विशेष सचिव रीना मित्रा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने सुनी लोगों की समस्याएं। प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों से मांगे सुझाव। राजस्थान में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की बढ़ी मुसीबतें। ज्यादातर मांगे मानने के बावजूद काम पर नहीं लौटे डॉक्टर। राज्य सरकार ने लगाया रेस्मा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से राहत नहीं। एनजीटी के सख्त रवैये के बाद दिल्ली सरकार ने बदला फैसला। कल से नहीं लागू होगा ऑड इवन। और सीरिया के सैन्य समाधान के लिए अमेरिका रूस सहमत। संयुक्त बयान में आईएस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला। रूसी हमले में 26 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर बैठक में हिस्सा लेने 3 दिन के दौरे पर आज फिलीपींस रवाना हो गए हैं। दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने बयान जारी करके कहा है कि इस यात्रा से भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन और आसियान संगठन के दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ बैठक में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेगा। ये बैठक पहली बार आसियान शिखर सम्मेलन के साथ हो रही है। आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता रोकने पर बयान भी जारी हो सकता है। आसियान सम्मेलन से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रही है। जम्मू में शनिवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष सचिव रीना मित्रा ने प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों से इस बारे में सुझाव मांगा है ताकि सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को राहत देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। इससे पहले केंद्र की उच्च स्तरीय टीम रीना मित्रा की अगुवाई में शुक्रवार को यहां पहुंची थी। गृह मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर के सांबा, जम्मू, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में सीमा से सटे गांव का दौरा किया। इसके जरिए इलाके में बार बार संघर्ष विराम उल्लंघन से लोगों को होने वाली समस्याओं की जानकारी ली गई। वहीं कश्मीर समस्या के समाधान के लिए केंद्र के प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने कहा है कि वो सभी पक्षों से बातचीत के लिए फिर जम्मू कश्मीर जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत ने इस मामले में पाकिस्तान से भी बातचीत की वकालत की है। कश्मीर के लिए केंद्र के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने अपनी पहली यात्रा को सफल बताया है। 5 दिन की कश्मीर यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि वो जल्द ही समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने दोबारा आएंगे। दिनेश्वर शर्मा ने उम्मीद जताई है कि कश्मीर में सभी पक्ष जल्द ही वार्ता प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक वार्ता प्रक्रिया के पक्षकार हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत के अलावा केंद्र सरकार से पाकिस्तान से भी वार्ता करने की सलाह दी है। ये बातचीत न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अवाम से ही सिर्फ हो, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत से भी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हिस्सा इस कश्मीर का उनके पास भी है। हुर्रियत नेताओं के कश्मीर मामले में पहले पाकिस्तान से बातचीत के दबाव को जम्मू कश्मीर सरकार ने महज बहानेबाजी बताया है। किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये तो केंद्र सरकार सोचेगी। जब वक्त आएगा करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो बहानेबाजी ना करें, उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। और हमें आशा है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर जो आगे बातें बढ़ेंगी।
उनको, लेकिन लोगों को जो शांति चाहते हैं जम्मू कश्मीर में चाहते हैं कि वायलेंस ख़त्म हो, लोग चाहते हैं कि वहाँ का जो वेलफेयर हो, तो उनको सामने अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी हुर्रियत नेताओं के बयान की आलोचना की है और उन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अब अलगाववादी स्वयं बेनकाब हो चुके हैं, जो अवसरवादिता की राजनीति वो करते रहे। कहने को वो कहते हैं कि उस भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन भारत के संविधान की पूरे प्राविधानों का वो पूरा लाभ भी लेते हैं और अपने बच्चों को सरकारी नौकरियों में सुरक्षित रखते हैं, जबकि दूसरे बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं। केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा ने 5 दिन की कश्मीर यात्रा के दौरान श्रीनगर और जम्मू में राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इसके अलावा वे सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, युवाओं समेत कई प्रतिनिधिमंडलों से मिले। उन्होंने इन सभी से कश्मीर समस्या के समाधान के लिए पक्ष जानने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शनिवार शाम दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर इमरजेंसी की श्रेणी में आ गया। आज सुबह से ही दिल्ली घने धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। अब प्रदूषण फिर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। इससे पहले कल एनजीटी के सख्त रवैये के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से ऑड इवन लागू करने का फैसला बदल दिया। एनजीटी ने सशर्त इसे लागू करने की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने शर्तों के हिसाब से ऑड इवन स्कीम लागू करने में असमर्थता जताई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार से ऑड इवन फार्मूला लागू नहीं होगा। एनजीटी की कड़ी शर्तों के बाद राज्य सरकार ने फिलहाल इसे टाल दिया है। शनिवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली की आबो हवा में कुछ सुधार हुआ है। इसके अलावा ऑड इवन को लेकर एनजीटी की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों ने महिला सुरक्षा के मसले पर दिल्ली सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगभग 60 लाख के आसपास जो टू व्हीलर्स हैं उसका 50% लेके चलें तो 30 लाख के आसपास टू व्हीलर्स हैं जो रोड पर होंगे। तो अभी इन जो सर्कमस्टेंसेस हैं आज के दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसेस का, तो उतनी ज़्यादा बसेस की स्ट्रेंथ नहीं है कि हम उनको कैरी आउट कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि लेडीज़ की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार सोमवार को एक बार फिर एनजीटी के सामने जाएगी, जहां दुपहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड इवन फार्मूले में छूट देने की मांग करेगी। इससे पहले एनजीटी ने राजधानी में सोमवार से ऑड इवन फार्मूला लागू करने की सशर्त मंजूरी दे दी थी। इसमें कहा गया कि किसी भी अधिकारी दोपहिया वाहनों और महिलाओं को नियम में छूट नहीं दी जाएगी। एनजीटी ने कहा कि जब भी PM10 का स्तर 500 माइक्रोग्राम और PM 2.5 की मात्रा 300 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज़्यादा हो तो ऑड इवन ऑटोमेटिक तरीके से लागू करना चाहिए। जो ऑड इवन स्कीम है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी। अगर PM 2.10 लेवल 500 से ऊपर और PM 2.5 300 से ऊपर जाता है, 48 आवर्स के अंदर मॉनिटर करके उसे ऑड इवन स्कीम को ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। इस बार कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी को बताया कि दोपहिया वाहन कारों से ज़्यादा प्रदूषण करते हैं और ऑड इवन से वायु प्रदूषण में कमी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को पूरी तैयारी के साथ फैसला लेने की नसीहत दी है। जो भी गाइडलाइंस हैं जो समय समय पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने दिए हैं, बीच बीच में कोर्ट्स ने भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उनको ईमानदारी से रिलीजियसली फॉलो करें, उनके ऊपर काम करें, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने के मामले में परामर्श जारी किया है। इसमें किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में जागरूक करने को कहा गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इससे प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को वोटिंग का अधिकार दिलाने की कोशिश में जुट गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि संसद के शीतकालीन सत्र में अनिवासी भारतीयों को डाक या ई-वॉलेट के जरिए मतदान की अनुमति देने से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें चुनाव कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 6 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई 12 हफ्तों के लिए टाल दी है।
इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने 21 जुलाई को अदालत से कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत नियमों में बदलाव करके NRI को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए चुनाव कानून में संशोधन के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से NRI को डाक या ई-बैलेट से मतदान की अनुमति के लिए कानून में बदलाव पर फैसला करने को कहा था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं को आधुनिक युग में खुली सोच के साथ फैसले लेने की दी है। उन्होंने कहा कि सीमित दायरे में लिए गए फैसले समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए संकीर्ण मानसिकता को खत्म किया जाना चाहिए। भुवनेश्वर में शनिवार को छात्रों के बीच उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमेशा नई सीख लेते रहना जरूरी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शनिवार को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने छात्रों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में ज्ञान हासिल करने के कई जरिए हैं, लेकिन गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता। गुरु has given you the education, the knowledge. Who is a guru? A guru is a person who ज्ञान जो देता है वो गुरु है। इसलिए गुरु को हमेशा याद रखना। जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, IT हो गया, IT का ब्यूटी भी है और ड्यूटी भी हो गया, माइटी भी होगा कंट्री। मगर साथ ही साथ IT हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, गूगल हो, इंटरनेट हो, मगर गूगल कैन नेवर रिप्लेस गुरु। अंडरस्टैंड दिस। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के जरिए संकीर्ण मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने समाज से अंधविश्वास, नफरत और असहिष्णुता को खत्म करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को सीमित दायरे से बाहर आकर सोच विचार करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ज्ञान अर्थव्यवस्था के दौर में नई तरीकों की तलाश और निरंतर जानकारी हासिल करने की जरूरत बताई। Learning new skills, acquiring is new knowledge is vital in today's knowledge economy. Life has become very competitive. Now we are in the era of LPG, liberalization, privatization, globalization. Unless you learn skills, unless you upgrade skills, you will not be able to face the competition. उपराष्ट्रपति ने युवाओं को भारतीय संस्कृति का उत्तराधिकारी बताया। उन्होंने कहा कि नए विचारों की खोज, उन्हें अपनाना और प्रयोग में लाना भारत की ताकत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अतीत में की गई कई कोशिशों के बावजूद भारत की संस्कृति को कोई बदल नहीं पाया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति को राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। रजत केन, राज्यसभा टीवी, भुवनेश्वर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि देश में व्यापार को आसान बनाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में समय तेजी से बदलाव आ रहा है और मंदी का रुख है। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर है। अमिताभ कांत का मानना है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए देश में बुनियादी परिवर्तन लाने होंगे। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और चीन विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। भारत विनिर्माण क्षेत्र का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The visibility conditions, they are so poor that you cannot see beyond 30 meters from here. ड्राइविंग करते वक्त एक तो काफ़ी धुंध रहती है, धुआं है, दिखने में रोड भी साफ नहीं दिख रहा। It's bad situation overall. Suffocation सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। You can see the kind of haze which is there in the backdrop, and as I speak on camera, it is so suffocating, it is so difficult to talk. Watch our special report, Under the Haze, only on Rajya Sabha television. राजस्थान में 9,000 से भी ज़्यादा सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल आज 7वें दिन भी जारी है। इसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है और मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार ने भी हड़ताली डॉक्टरों पर शिकंजा कसते हुए राजस्थान आवश्यक सेवा अधिनियम रेस्मा लागू किया है और ड्यूटी पर नहीं आने वाले डॉक्टरों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है।
अब तक 14 हड़ताली चिकित्सकों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस बीच कुछ हड़ताली डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सर्राफ का कहना है कि डॉक्टरों की 33 में से 19 मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने आज दोपहर 2 बजे हड़ताली डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है। राज्य सरकार ने आम सूचना जारी करके डॉक्टरों से कहा है कि उनकी हड़ताल हाईकोर्ट की ओर से शुक्रवार को दिए गए आदेश के खिलाफ है। इस सूचना में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हड़ताली डॉक्टरों से को काम पर लौटाना जाना चाहिए। जनता के इस कष्ट को देख करके उनको अपनी मांगों के बारे में जो कुछ भी आंदोलन करना वो करें, लेकिन किसी आदमी की जीवन की कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए। इससे पब्लिक में उनका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ, हम कोई उनको गिरफ्तार करके कोई बहुत बड़े नहीं बनना चाहते, पर हमारी मजबूरी है कि ऐसी सर्विस में भी अगर कोई अवहेलना करता है तो हमारी मजबूरी है कि हम इसको करना पड़ता है। और अब बात गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को प्रचार के लिए अहमदाबाद पहुंची। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो नर्मदा नदी के लिए कुछ काम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस ने कभी भी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चाहे वो टैक्स का विषय हो, चाहे जनता के कुछ और विषय हो, कभी भी हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। इसीलिए इस सरकार का नीयत साफ है कि अच्छा एक मार्केट बनाना चाहिए, भारत में एक ही मार्केट होना चाहिए, एक ही टैक्स होना चाहिए। उस रास्ते में चलते हुए सभी राजनीतिक दलों के सहमतियों के साथ जीएसटी को पारित करवाया। अगर उसमें कुछ बदलाव ले आना है उसको भी हम तैयार है। इसी को आप देख रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के 3 दिन के चुनावी दौरे पर हैं। पार्टी की नव सृजन यात्रा के 4थे चरण के तहत राहुल गांधी उत्तर गुजरात के 6 जिलों में प्रचार करेंगे। शनिवार को गांधीनगर पहुंचकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए और यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने साबरकांठा जिले में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी सरकार से खुश नहीं है। जीएसटी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि नई कर प्रणाली में 18% से ज्यादा टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई, पार्टी इस वादे को पूरा करेगी। 5 अलग-अलग टैक्स नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को एक टैक्स चाहिए। जीएसटी में स्ट्रक्चरल बदलाव चाहिए और ये जो 28% का है इसको बंद कीजिए, 18% पे लाइए। हमारी मांगे हैं, गुजरात की मांगे हैं, पूरे हिंदुस्तान की मांगे है और इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। अगर बीजेपी के लोग नहीं करेंगे, पूरा दबाव लगेगा और उसके बाद नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम करके दिखा देंगे। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका का समर्थन किया है। एपेक सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने एक बैठक में बार बार क्षेत्र के लिए इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि 11 एपेक देशों ने बिना अमेरिका के ही एशिया प्रशांत व्यापार संधि पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। एशिया में भारत की दमदार उपस्थिति की अमेरिका ने एक बार फिर पुष्टि की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वियतनाम पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप ने एपेक सम्मेलन के इतर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया। एपेक के मुख्य कार्यकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो इंडो पैसिफिक राष्ट्रों के साथ उचित और समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हैं। I will make bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation that wants to be our partner and that will abide by the principles of fair and reciprocal trade. What we will no longer do is enter into large agreements that tie our hands, surrender our sovereignty,
and make meaningful enforcement practically impossible. हाल ही में अमेरिका की ट्रंप सरकार ने रणनीतिक शब्दावली में एशिया प्रशांत की जगह इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। अमेरिका ने इसे भारत के बढ़ते वर्चस्व का पर्याय माना। बहरहाल वियतनाम के डनांग में आयोजित शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने भाग लिया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत एकला चलो का मार्ग अपनाने के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के व्यापार मंत्रियों ने अमेरिका के बिना ही प्रमुख व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। अमेरिका के बिना इस समझौते को कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। Trên cơ sở của các kết quả đàm phán trong 4 vòng đấu đó thì các bộ trưởng trong phiên họp những ngày vừa qua ở tại Đà Nẵng đã thống nhất một số nội dung quan trọng, trong đó thống nhất với cái tên gọi mới của hiệp định TPP gồm 11 nước thành viên là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tắt theo tiếng Anh là CPTPP। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने खुद को व्यापार समझौते यानी ट्रांस एशिया साझेदारी TTP से अलग कर दिया था। अमेरिका के बिना TTP 11 देश वैश्विक अर्थव्यवस्था का 13.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझौते पर अभी आखिरी सहमति होना बाकी है और 11 देश अभी भी अमेरिका के समझौते से जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। नई सहमति के तहत मूल समझौते से 20 प्रावधानों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बौद्धिक संपदा से जुड़े प्रावधान जिन पर अमेरिका की आपत्ति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका और रूस के बीच सहमति बनी है कि सीरिया में युद्ध कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। वियतनाम में एपेक्स सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया क्रेमलिन साझा बयान को मंजूरी दी। दोनों देशों ने सीरिया में IS के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। दोनों राष्ट्रपतियों ने सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की है। साझा बयान में दोनों देशों की सेना को सीरिया में एक दूसरे के खिलाफ टकराव से बचने के लिए कोशिश करने को भी कहा गया है। वियतनाम दनांग शहर में ट्रंप और पुतिन के बीच हालांकि कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने एपेक्स सदस्यों की तस्वीर खिंचवाने के दौरान बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और इस बीच पुतिन पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के पक्ष में रूस के हस्तक्षेप को कल्पना करार दे चुके हैं। इस बीच पूर्वी सीरिया में 2 शरणार्थी शिविरों और उसके आसपास के गांव में भारी गोलीबारी और रूसी हवाई हमले में 16 नागरिकों की मौत की खबर है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। अल सुक्करिया के नजदीक शरणार्थी शिविर पर हुई बमबारी में 7 बच्चों समेत 15 नागरिक मारे गए, जबकि अल्बू कमाल के 50 किलोमीटर पश्चिमोत्तर इलाके में दूसरे शरणार्थी शिविर पर हुई बमबारी में 2 बच्चों समेत 11 नागरिक मारे गए। बात खेलों की। लिएंडर पेस और पूरव राजा की भारतीय जोड़ी नॉक्सविले चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। कल खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने सेलिसबरी और रोएफसे की जोड़ी को 7-6, 6-3 से हरा दिया। पेस और राजा की आज अमेरिका के जे सर्टानी और ऑस्ट्रेलिया की जे स्मिथ की जोड़ी से खिताबी भिड़ंत होगी। दिविज शरण और मिखाइल एल्गिन की जोड़ी टूर्नामेंट के दूसरे दौर में ही बाहर हो गई थी। आज लोक प्रसारण दिवस है। ये दिवस 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पहले और आखिरी बार आकाशवाणी के स्टूडियो में आगमन की स्मृति में हर साल आज के दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने इस दिन पाकिस्तान से आकर कुरुक्षेत्र के शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को रेडियो पर संबोधित किया था। और आज भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि है। 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना ने इस चंदे के पैसे से इसे खड़ा किया था। BHU ने देश को कई राजनेता, कलाकार, गायक, कवि, लेखक, खिलाड़ी और वैज्ञानिक दिए हैं। गंगा नदी पर पहला बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले महामना ने 1916 में अंग्रेजों को ये समझौता करने पर मजबूर कर दिया था कि वो भविष्य में गंगा पर कोई भी बांध नहीं बनाएंगे। पंडित मालवीय हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई अखबारों के संपादक भी रहे।
स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में नरम और गरम दलों के बीच समन्वय की कड़ी रहे महामना का आज ही के दिन 1946 में देहांत हो गया था। मरणोपरांत 2014 में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मशहूर अभिनेता अमजद खान की आज जयंती है। अमजद खान के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में खलनायक की परंपरागत छवि को बदल कर रख दिया। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। 2 आदमी। ये डायलॉग जैसे ही कानों में सुनाई देता है, एक ही तस्वीर सामने आती है। वो है मशहूर अभिनेता अमजद खान की। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। 12 नवंबर 1940 को पैदा हुए अमजद खान के करियर के लिए शोले फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म के बाद अमजद खान देश ही नहीं दुनिया भर में जाने गए। जब रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 1951 की फिल्म नाजनीन से बाल कलाकार के रूप में अपने सफर की शुरुआत करने वाले अमजद खान ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 1973 में आई फिल्म हिंदुस्तान की कसम बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म थी। देहाती पहलवान की भूमिका हो या एक हास्य कलाकार का किरदार, हर रोल में अमजद खान फिट नजर आए। मैं जा रहा हूँ। जा। अरे किशन, अरे उस तरफ नहीं। परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, हीरा लाल पन्ना लाल, सीतापुर की गीता, हिम्मत वाला और कालिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में अमजद खान की संवाद अदायगी आज भी लोगों के जहन में ताजा है। शतरंज के खिलाड़ी भी उनकी मुख्य फिल्मों में शुमार है। कि उन्हें उस अहदनामे को तोड़ने का क्या हक था जिसमें साफ साफ लिखा था कि कंपनी मुल्क की हुकूमत तो अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन हमारी मसलहत हमसे हरगिज नहीं छीन सकती। 1986 में हुए सड़क हादसे के बाद रुपहले पर्दे से अमजद खान की दूरियां बढ़ती चली गईं। 27 जुलाई 1992 को अमजद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर्दे पर खलनायक के किरदार का जो जादू अमजद खान ने फैलाया, आज भी उस कमी को पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को दूसरा अमजद नहीं मिल पाया। ये हाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने फिलीपींस को बताया आसियान के साथ गहरे संबंधों का प्रतीक। 3 दिन के दौरे पर मनीला रवाना। पूर्वी एशिया और भारत आसियान सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। केंद्र की उच्च स्तरीय टीम का जम्मू कश्मीर के सीमा इलाकों का दौरा। विशेष सचिव रीना मित्रा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने सुनी लोगों की समस्याएं। प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बलों से मांगे सुझाव। राजस्थान में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की बढ़ी मुसीबतें। ज्यादातर मांगे मानने के बावजूद काम पर नहीं लौटे डॉक्टर। राज्य सरकार ने लगाया रेस्मा। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से राहत नहीं। एनजीटी के सख्त रवैये के बाद दिल्ली सरकार ने बदला फैसला। कल से नहीं लागू होगा ऑड इवन। सीरिया के असैन्य समाधान के लिए अमेरिका रूस सहमत। संयुक्त बयान में आईएस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला। रूसी हमले में 26 लोगों की मौत। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मीडिया मंथन। नमस्कार।